दोस्तों अगर आप जापान को बाहर से देखते हैं तो आपको दिखेगा दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, रोबोट्स, एडवांस टेक, जीरो क्राइम, इनक्रेडिबल कल्चर, हेल्दी पॉपुलेशन एंड कुछ ऐसी कंपनीज जो पूरी दुनिया पर डोमिनेट कर रही हैं। लेकिन अगर हम जापान की छुपी हुई राज की बात करें तो जापान में कुछ लोगों की जिंदगी एक अलग ही अंधेरे में है। दोस्तों जापान के अंदर ऐसे लाखों लोग हैं जो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाए और आज वो खुद को दुनिया से अलग देखते हैं, क्योंकि ना तो उन्हें जॉब मिल रही, ना उनकी शादी हो रही और ना तो उन्हें एक अच्छी जिंदगी मिल पा रही है। दोस्तों इन लोगों को लॉस्ट जनरेशन के नाम से जाना जाता है, जो जापान की टोटल पॉपुलेशन का 15% है और बताया जाता है कि आज इनकी वजह से जापान का फ्यूचर बहुत ही दर्दनाक हो सकता है। तो चलो जानते हैं कि जापान के अंदर आखिर हो क्या रहा है, लोग क्यों अपने आप को दुनिया से आइसोलेट कर रहे हैं और क्या है इस एडवांस टेक्नोलॉजी वाले कंट्री की डार्क साइड। दोस्तों अगर हम हिस्ट्री में झांक कर देखें तो 1980 के दौरान जापान को नेक्स्ट सुपर पावर की तरह देखा जा रहा था। उस वक्त कहा जाता था कि जापान अमेरिका को पीछे करके उसकी जगह ले सकता है। आज जिस तरह हम चीन को देख रहे हैं, ठीक वैसे ही उस समय जापान ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रहा था और उसकी इस ग्रोथ से सबसे ज्यादा परेशान था अमेरिका। जहां अमेरिका के न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन ये होती थी कि जापान जल्दी ही पूरे अमेरिका को खरीद लेगा। यहाँ तक कि कई सारी हॉलीवुड मूवीज लाइक डाई हार्ड और राइजिंग सन में ये दिखाया गया है कि कैसे जापान की कंपनियां अमेरिका और पूरी दुनिया पर हावी हो जाएंगी। और दोस्तों ये सब पॉसिबल इसलिए हो पा रहा था क्योंकि जापान की इकोनॉमी लगातार 3 दशकों से ग्रो हो रही थी, जहां इसके ग्रोथ का सबसे बड़ा वजह इस देश के यूनिक इकोनॉमिक सिस्टम में छुपा हुआ था, जो उस वक्त के वेस्टर्न मॉडल से पूरी तरह अलग और कहीं ज्यादा बेहतर था। दोस्तों ये सिस्टम बड़े बड़े कॉर्पोरेट कार्टेल और जापानीज गवर्नमेंट के सपोर्ट से तैयार हुआ था। इस कार्टेल को जापान में किरेत्सु कहते थे, जहां बड़ी बड़ी कंपनीज का एक ग्रुप होता था और सभी कंपनियों ने एक दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ था। दोस्तों इन कंपनीज को सरकार भी काफी सपोर्ट करती थी, इसलिए जापान के नेशनल बैंक से इन्हें लोन्स बहुत ही आसानी से मिल जाते थे, जिसका मतलब ये है कि इन कंपनीज के पास फॉरेन मार्केट में अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ जापानीज गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनीज को जापान में एक्सपैंड करने पर रोक लगाई हुई थी। दोस्तों ये सिस्टम किसी भी देश के लिए सही नहीं माना जाता है, बट फिर भी इससे जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही थी। जापानीज कंपनीज एक के बाद एक अलग अलग मार्केट पर कब्जा कर रही थी। अब वहां के लोगों को ये यकीन हो चुका था कि अगर वो कड़ी मेहनत करके यूनिवर्सिटी डिग्री हासिल कर ले तो उन्हें किसी भी बड़ी कंपनी में आसानी से एक हाई पेइंग और सिक्योर जॉब मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ तक देखें तो सब कुछ अच्छा चल रहा था और साल 1991 आने तक यानी करीब 3 डेकेड्स तक जापान ने बहुत तेजी से ग्रो किया। यहाँ तक कि सिर्फ कुछ ही सालों में ये यूनाइटेड स्टेट्स के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। अब दोस्तों जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, जापान के रियल एस्टेट की कीमतों में भी उछाल आ रहा था। साथ ही जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड थी उनकी भी वैल्यू काफी तेजी से बढ़ रही थी। दोस्तों लोग सोच रहे थे कि जापान की ये इकोनॉमिक ग्रोथ और असेट्स के दामों में उछाल ऐसे ही चलता रहेगा और आज वो जितने ज्यादा पैसे उसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा उनको प्रॉफिट मिलेगा। इसी बीच जापान के नेशनल बैंक्स बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के हर किसी को बड़े बड़े लोन दे रही थी। लेकिन दोस्तों ये सब ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और जैसे ही ये बबल बस्ट हुआ तो जापान की इकोनॉमी आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरी। दोस्तों हुआ ये कि 90s के दौरान जापान का शेयर मार्केट अचानक 43% डाउन चला गया और इसका सीधा इम्पैक्ट रियल एस्टेट की कीमतों पर पड़ा। और ये वो दौर था जब कोई भी व्यक्ति जापान की किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। दोस्तों बाद में जब इसका खुलासा हुआ तो पता चला कि जापान की इस बुरी सिचुएशन का जिम्मेदार करप्शन, इनसाइडर ट्रेडिंग, धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी जैसी चीजें थी जो उन दिनों वहां पर आम हो गई थी। इसके अलावा बिना सोचे समझे बड़े बड़े लोन देने से ऐसी हजारों जॉम्बी कंपनीज क्रिएट हो गयी जो 1 से 2 साल पहले ही बैंकरप्ट हो चुकी थी, लेकिन गवर्नमेंट के पैसों पर वो सर्वाइव कर रही थी। दोस्तों जिस जापान को इकोनॉमिक टाइगर कहा जाता था, अब वो अपनी बुरी हालात की वजह से सिक मैन ऑफ एशिया कहलाया जाने लगा। वैसे दोस्तों इकोनॉमिक स्लोडाउन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि दुनिया के सभी देशों की इकोनॉमी अलग अलग समय पर ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जापान का मामला कुछ अलग था। जापान के उस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो पूरी जनरेशन आज भी बुरी तरह झेल रही है, जिससे लाखों लोग अभी तक भी उभर नहीं पाए हैं। अब ऐसा क्यों, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जापानीज वर्किंग कल्चर और उनके हायरिंग कल्चर को समझना होगा, क्योंकि इनके वर्किंग और हायरिंग कल्चर में बहुत सारी ऐसी यूनिक चीजें हैं जो इस देश को पूरी दुनिया की जॉब मार्केट से अलग बनाती है। दोस्तों जापान के अंदर एक कॉर्पोरेट करियर की शुरुआत सुसोकू कत्सुडो के साथ होती है, जो कि एक यूनिक जापानीज जॉब हंटिंग रिचुअल है।
जहां स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होने के लगभग 1 साल पहले ही इस रिचुअल में पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों, इस जॉब हंटिंग रिचुअल में जापान के बड़े बड़े कंपनीज मास लेवल पे फ्रेश यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को हायर करते हैं। दोस्तों, ये रिचुअल साल में केवल एक बार होता है और जापानीज कंपनियां अक्सर अप्रैल के मंथ में सुसोकु कत्सुडो के खत्म होने पर इन नए ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं और इस तरह से जापान में लोगों को जॉब मिलती है। अब दोस्तों, ये लोग उस नौकरी को तब तक करते रहते हैं जब तक कि शोशिनकोयो पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो रिटायर नहीं हो जाते। दोस्तों, शोशिनकोयो वर्ड जापान में लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना जाता है, जो वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज में आम बात है। दोस्तों, नए एम्प्लॉयज को हायर करने के बाद कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को उनके करियर में फ्यूचर एग्जीक्यूटिव बनने के लिए ट्रेन करती है, जहां पॉलिसी के अकॉर्डिंग जॉब पाने के बाद अपने रिटायरमेंट तक कोई भी उस कंपनी को छोड़ नहीं सकता है और अगर किसी ने उस कंपनी को छोड़ा तो फिर उस इंसान के लिए जॉब पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, 90s में जब इकोनॉमिक बबल बस्ट हुआ तो ये रिचुअल उसी समय खत्म हो गया। 90s के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हुआ क्या कि ज्यादातर कंपनीज ने नए ग्रेजुएट्स को हायर करना लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया और ये सिलसिला लगभग 10 साल तक चलता रहा। अब दोस्तों, ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा था जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, क्योंकि नए एम्प्लॉयज ना आने की वजह से उनकी जॉब और भी ज्यादा सिक्योर हो गई थी। लेकिन जो लोग ग्रेजुएशन करके जॉब की तलाश में निकले, उन्हें काम मिलना बंद हो गया और कई साल बाद जब कंपनीज ने दोबारा हायरिंग शुरू की तो वो पुराने स्टूडेंट्स की जगह नए ग्रेजुएट्स को नौकरी दे रहे थे। इस तरह से जिन लोगों ने अर्ली 90s में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, उनको जॉब नहीं मिल पाई और मजबूरी में उन्हें छोटी मोटी लो पेइंग जॉब का सहारा लेकर अपने जिंदगी का गुजारा करना पड़ा। दोस्तों, इस पूरे समय को एम्प्लॉयमेंट ICH के नाम से जाना जाता है। इस क्राइसिस के 10 साल बाद भी जापानीज इकोनॉमी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई, जिसके चलते 2000 डिकेड्स में भी काफी सारे ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिल पाई। यहाँ तक कि दोस्तों 2010 में भी काफी हद तक सेम सिचुएशन थी। दोस्तों, इस पूरे 30 साल के पीरियड को लॉस्ट डेकेड्स का नाम दिया गया है और इस लॉस्ट डेकेड्स में पूरी जापानीज सोसाइटी को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। यही वजह है कि आज जापान में 30 और 40 साल की उम्र के ज्यादातर लोग जॉब मार्केट से पूरी तरह गायब हो चुके हैं और अपने पेरेंट्स के साथ अपनी सोसाइटी से कटकर रहते हैं। वो कभी भी इकोनॉमिकली इतना सिक्योर हो ही नहीं पाए कि अपनी एक फैमिली की शुरुआत कर सकें। दोस्तों, जापान का 15% पॉपुलेशन यानी लगभग 17 मिलियन लोग इस लॉस्ट जनरेशन का हिस्सा हैं, जो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा है। अगर देखा जाए तो आमतौर पर सभी लोग अपनी 30 या 40 साल की उम्र में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि उनको अपनी फैमिली, फूड, बच्चों की एजुकेशन, कार और घर जैसी कई तरह की चीजों को देखना पड़ता है। इन्हीं सब चीजों से मार्केट में पैसा आता है और इकोनॉमी बेहतर बनती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जापान में इस उम्र के लोग बहुत कम हैं। वैसे दोस्तों, जापान की प्रॉब्लम सिर्फ लॉस्ट जनरेशन ही नहीं बल्कि सुपर एजिंग भी है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के अंदर दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड के 30% एल्डर पीपल अकेले जापान में हैं और इनकी संख्या बाकी देशों के मुकाबले काफी तेजी से ग्रो कर रही है। और इसकी वजह यह है कि लॉस्ट जनरेशन के लाखों लोगों ने अपनी फैमिली को आगे बढ़ाया ही नहीं और ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक सीनियर्स और कामकाजी उम्र के बीच का रेशियो 1:1.3 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जापान में 65 से ऊपर की उम्र वाले लोगों की पॉपुलेशन 15 से 64 साल के लोगों से ज्यादा होगी और ये जापान के फ्यूचर के लिए एक बहुत ही खतरनाक चीज है। आमतौर पर दुनिया के लगभग सभी देशों में ये नियम है कि एक एम्प्लॉय जो टैक्स पे करता है, गवर्नमेंट उस पैसों को कई तरह की स्कीम्स के जरिए अपने देश के सीनियर सिटीजन्स तक पहुंचाती है ताकि वो अपने रेगुलर खर्चों को पूरा कर सके। लेकिन दोस्तों, जापान में ये किसी भी तरह मुमकिन होता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यंग लोगों से ज्यादा वहाँ सीनियर सिटीजन्स हैं, तो वैसे में यंग लोगों के टैक्स का पैसा सीनियर्स के लिए सफिशिएंट हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ये जापान की आखिरी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसके अलावा ये देश एक और चीज से परेशान है जिसका नाम है हिकिकोमोरी। ये जापान के वो आदमी हैं जो अपनी मर्जी से खुद को घरों के अंदर आइसोलेट कर लेते हैं और सोसाइटी के साथ साथ खुद को सोशल मीडिया तक से दूर रखते हैं। ये लोग ना कभी अपने घर से बाहर निकलते हैं और ना ही किसी से मिलते जुलते हैं। ये पूरी तरह अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होकर रह जाते हैं। दोस्तों, करंटली जापान में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने खुद को आइसोलेट किया हुआ है। साथ ही एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि आने वाले कुछ सालों में ये नंबर 10 मिलियन तक पहुंच सकता है और ये जापानीज इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। दोस्तों, इसका रीजन ये है कि इस देश में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्किंग कल्चर है जो सदियों से चला आ रहा है। इस वर्क कल्चर में सख्त नियमों की वजह से एम्प्लॉयज को कई घंटों तक लगातार काम करना पड़ता है। दोस्तों, आज भी वहाँ बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो साल में सिर्फ एक बार ही नई जॉब पोजीशन के लिए हायर करती हैं। साथ ही ये कंपनीज लाइफ लॉन्ग पैटर्न को भी फॉलो करती हैं, जिससे एम्प्लॉयज के लिए ब्रेक लेना या इस जॉब में फेल होने पर सेकंड जॉब में चांस पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज लाखों लोग इससे परेशान हैं और ये नंबर हर साल बढ़ता ही जा रहा है।
दोस्तों वहाँ जापानीज गवर्नमेंट वहाँ की लॉस्ट जनरेशन और हिकिकोमोरी के साल दर साल बढ़ते नंबर से काफी परेशान है और इससे होने वाले इकोनॉमिक लॉसेस को अच्छे से समझती भी है। इसलिए दोस्तों उन्होंने हाल ही में ये अनाउंस किया है कि वो लॉस्ट जनरेशन और हिकिकोमोरी को दोबारा नॉर्मल लाइफ जीने में उनकी मदद करेंगे। और दोस्तों जल्दी ही इन परेशानियों का कोई सलूशन नहीं मिला तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि ये देश पूरी तरह बर्बादी के कगार पर पहुंच जाए। बाकी दोस्तों इसी तरह अगर आप इंडिया के जीडीपी ग्रोथ के काले सच को जानना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।